उस तासिका में हमने जो वो गुरुबानी नाम की कविता रही, उस कविता को लेकर के आपके सामने उसका विश्लेषण रखा और वो पिछली 2 तासिकाओं से हम उसका अध्ययन कर रहे थे। इसके बावजूद भी यदि आपकी कोई आशंका बचती है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका भी निराकरण कर ले। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे पाठ की जिसका नाम है पाप के 4 हथियार। पाप के 4 हथियार नाम का ये जो पाठ है वो किस बात से जुड़ा हुआ है वो भी मैं आपको लगे हाथों बता दूं। हिंदी साहित्य के जो एक प्रख्यात रचनाकार रहे जिनका नाम कन्हैयालाल मिश्र है और जिन्होंने प्रभाकर इस उपनाम से भी हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया, वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कोई समाज सुधारक होता है, कोई धर्म सुधारक होता है, या समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करने वाले जितने भी लोग समाज में विद्यमान होते हैं, उनके साथ दुष्ट लोग, बुरे लोग या दुराचारी लोग जो कि समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, जो कि अपने स्वार्थ के आड़े आने वाले किसी को भी बख्शना नहीं चाहते, ऐसे लोग जो है वो ऐसे पापी लोग अच्छे लोगों को समाज से निरुत्तर करने के लिए, उनको इस समाज से जो है परिवर्तन के लिए वो जो प्रयास कर रहे होते हैं, उन प्रयासों से उनको विमुक्त कराने के लिए किस तरह के पैंतरे अपनाते हैं, किस तरह के वे जो है वो दांव पेच अपनाते हैं, उसको लेकर के इस पाठ में उन्होंने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किया है और काफी बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से ये इसमें सम्मिलित किया गया है। आप इसको जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो भी आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे आप लोगों को ये जो पाठ है वह स्क्रीन पर ही आपको दिखाई देगा और पुस्तकें तो आपके पास होंगी ही, लेकिन अगर यदि नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ स्क्रीन पर वो पाठ जो है वो दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये हमारी 12वीं की पुस्तक है। क्या आपको स्क्रीन पर पुस्तक दिखाई दे रही है ना? हेलो, आपको स्क्रीन पर 12वीं की पुस्तक दिखाई दे रही है ना? दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। तो ये वो पाठ है, छठा पाठ, जिसको लेकर के हम आज की तासिका में यहाँ बात करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम यहाँ पहले लेखक परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय और उसके बाद जिस विधा को लेकर के हम अध्ययन करने वाले हैं, यह एक निबंध है। हिंदी साहित्य की अन्य अन्य विधाएं हैं जो आप जानते हैं कि उनसे आपको कुछ हद तक परिचित कराने के प्रयोजन से ही अलग अलग विधाओं से बने हुए पाठों को यहाँ सम्मिलित किया गया। जैसे कोई कहानी है, कोई संस्मरण है, कोई कविता है, कविता में से कोई भक्तिकालीन कविता है, या फिर कि कोई अन्य ऐसी कविता है कि जो प्रेरणादायी हो सकती है। जैसे कि हमने नवनिर्माण नाम की कविता को देखा, एक खंड काव्य है। इस तरह से अलग अलग विधाओं के से आपको परिचित कराना भी इस पाठ्य पुस्तक का एक उद्देश्य है, एक प्रयोजन है। तो वो हम देखेंगे और उसके पश्चात हम इस पाठ में जो बातें हैं उनको लेकर के विचार करेंगे। देखिए, एक बात में लगे हाथ तो आपको और बताना चाहता हूं कि हम जिस 12वीं की पाठ्य पुस्तक का यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं उसके 2 प्रयोजन है। सबसे पहला प्रयोजन तो ये है, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि हम इसको लेकर के परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरा एक दीर्घकालीन उद्देश्य ये है कि इस पाठ्य पुस्तक में होने वाले पाठ आपको न सिर्फ परीक्षा में अंक दिलाएंगे बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, भविष्यकालीन जीवन में आपको कुछ नसीहतें, कुछ सीख, कुछ उपदेश और कुछ ऐसे रोजगार के अवसरों को आपके सामने प्रशस्त किया जाएगा जो आपके लिए नए होंगे, मददगार साबित होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे और जिनकी जानकारी आपके लिए फायदेमंद भी होगी। तो इस उद्देश्य से भी हम इन पाठों का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसलिए आपको ये स्मरण में रखना चाहिए। ठीक है, हम सीधे लेखक परिचय को लेकर के बात करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म
26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कुछ लोग और ज्वाइन हो गए। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के उच्च स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकार का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। ये जो पाठ हम देख रहे हैं, जिस पाठ में यहाँ अलग अलग प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनके साथ समाज द्वारा जिन प्रकार की गलत पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है उनको नाउम्मीद करने के लिए, इस तरह के एक अलग प्रकार के पाठ को की जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, जिनको लेकर के हम उनका परिचय देख रहे हैं। और उस परिचय के अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से कन्हैयालाल मिश्र जी ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। इनका जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। इसके साथ ही यह भी हम यहां देख रहे हैं कि इन्होंने हिंदी में कथा लेखन, निबंधकार, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों में योगदान दिया। और बड़ी बात यह भी रही कि वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि अपने आप में हमारे देश के लिए जो त्याग की भावना है वो अलग है, तो यह अलग अलग प्रकार की साहित्यिक विधाओं से तो जुड़े ही रहे, जैसे कथा लेखक के रूप में, निबंधकार के रूप में और पत्रकार के रूप में ही। जब भी कोई साहित्यकार एक से ज्यादा साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान देता है तो उसका मतलब यह है कि वह बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, सक्षम है और मंझा हुआ रचनाकार है। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग प्रकार की साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान देते हुए अपने आप को साबित किया है। इसके साथ ही हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि इनका संपूर्ण साहित्य एक सामाजिक सरोकार का शब्दांकन है। सामाजिक सरोकार माने समाज से जुड़ी हुई जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की बातें हैं, जो सामाजिक प्रश्न है, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, उन बातों को इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से रखा है। यानी सामाजिक एक रिश्ता, एक जुड़ाव, एक बनाव जो है वह उन्होंने निर्माण किया है। साहित्य और पत्रकारिता के साथ उन्होंने व्यक्ति और समाज को जोड़ने का काम किया है। उस दिशा में इनका प्रयास रहा है। और ये कुल मिलाकर इनका जितना काम है, उस काम को ध्यान में रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। यानी इन्होंने जो पत्रकारिता, निबंध लेखन या कुल मिलाकर जो साहित्यिक योगदान है, चाहे वो कथा लेखन हो या अलग अलग प्रकार से जो इनका स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते अपने देश के लिए जो योगदान रहा, उसके लिए उनको इस पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह एक अपने आप में अलग प्रकार की एक विशेष महत्वपूर्ण बात रही है। इनकी भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार रही, जिसके कारण उनके कथ्य को वे दृश्यमान और सजीव बना सके। कथ्य को माने जो बात वे कहना चाहते हैं उसको वो अधिक प्रभावी तरीके से कह सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस तरह का वर्णन किया है उस वर्णन के तहत
वह अपनी बातों को, अपने दृश्य को, अपने मंतव्य को सजीव बना सकने की क्षमता इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से की है। अब जानते हैं कि जब भी कोई रचना हमारे सामने आती है तो शब्दों के माध्यम से आती है। तो ये जो बातें हैं वह विशेष महत्वपूर्ण है कि इनके लेखन में इस कदर की, इस प्रकार की ताकत है कि वह दृश्य ही वाचकों या पाठकों के सामने खड़ा कर सके। इनका निधन 1995 में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जो प्रमुख कृतियां है वह कुछ इस प्रकार से है। हमने जितनी जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर ली, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के बारे में हम यहाँ उनका जन्म, उनका निधन किस ईस्वी में हुआ, जिस तरह से 1995 का यहाँ जिक्र है, और सबसे अहमियत भरी बात की उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हमें ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही हमने एक बात और समझ ली कि उनकी साहित्यिक रचनाओं की विशेषता कौन सी रही है। अब इनकी प्रमुख कृतियां, जिसमें से प्रमुख है, प्रथम है धरती के फूल, यह इनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, इतने सारे इनके निबंध संग्रह है। यानी पहले तो हमने धरती के फूल नाम के इनके कहानी संग्रह को लेकर के बात देखी, और फिर देखा हमने उनके निबंध संग्रहों का जिक्र, जिसमें जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहलहाई, बाजे पायलिया के घुंघरू और महके आंगन चहके द्वार। इसके अलावा दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह उनके संस्मरण एवं रेखा चित्र है। हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं में संस्मरण और रेखा चित्र दो प्रधान विधाएं हैं, जिनमें एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है, लेकिन दोनों में कुछ हद तक समानता है। तो इस तरह से अपने संपर्क में आए हुए किसी महान समाज सुधारक या लेखक या किसी राजनीतिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे जुड़ी हुई यादों को उन्होंने संस्मरण में संकलित किया है। और माटी हो गई सोना, यह उनका रेखा चित्र है। अब जिस विधा में हमारे सामने ये पाठ रखा गया है उसका नाम है निबंध। हम और आप इस विधा से बिल्कुल अपरिचित नहीं है। बचपन से लेकर के हम अन्य विषयों पर निबंध लिखते आए हैं, और परंतु सही मायनों में किसी विषय को लेकर के अपने विचारों की लिखित अभिव्यक्ति को हम निबंध के रूप में जानते हैं। तो यहाँ निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप में बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा जो पारंगत है, निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। निबंध कौन सी विधा है? हालांकि हम लोगों के लिए ये अपरिचित बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा माना जाता है, जो हिंदी साहित्य शास्त्र है उसके अनुसार गद्य की कसौटी है। अब हिंदी साहित्य की कुछ विधाएं गद्य है और कुछ विधाएं पद्य है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, अनुवाद है, जीवनी है, ये गद्य विधाएं हैं। और कविता है, जिसमें से मुक्तक कविता है, प्राकृतिक कविता है, खंड काव्य है या फिर कि महाकाव्य है, ये पद्य विधाएं हैं। तो जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा कठिन विधा के रूप में निबंध को जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है हिंदी साहित्य शास्त्र के अनुसार। जो हिंदी या किसी भी भाषा में लिखे जाने वाले निबंध में किसी विचार को क्रमबद्ध और प्रभावी तरीके से पाठकों या वाचकों के सामने रखना होता है, इसलिए उसमें वैचारिकता की प्रधानता होती है। और यही कारण है कि किसी सामाजिक विषय को लेकर के, किसी भावना प्रधान विषय, काल्पनिक विषय को लेकर के, किसी सामाजिक समस्या या नए विचार को लेकर के भी बहुत से निबंध लिखे जाते हैं। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन की परंपरा जो है वो काफी समृद्ध रही है, और इसीलिए यह अपने आप में एक अलग प्रकार की विधा है। इस पाठ में, जो कि पाठ के 4 हथियार नाम का पाठ है, इसमें कौन सी बात रखी है, यह पाठ परिचय के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप,
अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। इतने विवेचन से आपको पता चला होगा कि अनुमान लगा हुआ होगा कि किस विषय को लेकर के ये निबंध है। हम जानते हैं कि समाज में सदियों से बहुत से महापुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, दार्शनिक शब्द का अर्थ है फिलोसोफर, तत्वज्ञानी आप जिसको हम मराठी में कहते हैं। बहुत से फिलोसोफर हुए, संत महापुरुष हुए, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से अपने समय में समाज में जो बुराइयां है, जो अपराध है, जो दुष्कर्म है या फिर कि जो कुविचार है, उनको समाज से अलग करने का प्रयास किया। इन बुरे विचारों से समाज को, मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। लेकिन असल बात यह है कि ये सब कुछ उनके द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्म, ये जो सारी बुराइयां हैं, ये आज भी वर्तमान है, आज भी मौजूद है और मनुष्य जाने अनजाने में इनका समर्थक बना हुआ है। इतने सारे लोगों के समाज सुधार के लिए प्रयासरत होने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद आज भी ये बुराइयां समाज में क्यों है? तो इसकी वजह यहाँ बताई गई है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यहाँ यह वजह बताई है कि हम लोग साधु संतों की, महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, उनके स्मारकों का निर्माण करवाते हैं, लेकिन जिन बातों को लेकर के उन्होंने काम किया, जो उनके अपने विचार रहे, उन विचारों को, उन बातों को हम स्मरण में नहीं रखते। बस हम जो है वह बोलबाले में लगे हुए हैं। हम उनकी जय जयकार, जयंतियां और उन महापुरुषों के स्मारकों तक अपनी भावनाओं को सीमित रखे हुए हैं। लेकिन अगर सही मायनों में, असल मायनों में अगर हम उनके विचारों को लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी जिंदगी बसर करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि समाज से सारी बुराइयां, सारे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पाप, दुष्कर्म जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह है कि लोग उनके विचारों को अपने से दूर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी होता है कि समाज की जो पापी लोग हैं, समाज की जो दुष्ट लोग हैं, वह उनके विचारों को लोगों तक नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि उनका स्वार्थ, उनके हित संबंध उनसे जुड़े होते हैं। इसी तरह के कुछ विचार इस पाठ में रखे गए हैं। हम सीधे इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर वो पाठ्य पुस्तक का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। सीधे हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहा गया है। इतना हिस्सा हम इसको यहां देख रहे हैं। बर्नार्ड शॉ, आप जानते होंगे कि बर्नार्ड शॉ जो है वो एक
एक बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ था। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह एक महान नाटककार थे, कुशल राजनीतिज्ञ और समीक्षक या आलोचक रहे। इस तरह से जो है वह इनके प्रसिद्ध नाटकों में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और एक समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इनकी खासियत है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला आदमी कोई सामान्य नहीं हो सकता, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। ऐसे बर्नार्ड शॉ ने अपने साहित्य लेखन के अलावा अपने बारे में जो जानकारी लिखी है उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के पठन में आया। कौन सा है वो पैराग्राफ? तो उस पैराग्राफ में बर्नार्ड शॉ ने यह लिखा है, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। मतलब ये कि बर्नार्ड शॉ जैसा महान व्यक्ति, या बर्नार्ड शॉ अपने बारे में लिखते हैं कि मैं खुली सड़क पर, माने सड़क पर बीच चौराहे पर लोगों द्वारा पीटे जाने से, मार खाने से या कोड़ों की बौछार सहने से इसलिए बच जाता हूं क्योंकि लोग मेरी बात को दिल्लगी माने मजाक समझकर उड़ा देते हैं। पर सच्चाई यह है कि मेरी बात पर अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, मैं जो उपदेश संदेश देता हूं, जो मैं समाज को अच्छी दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत हूं, अगर उस पर लोगों ने गौर किया तो समाज की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएगी। समाज का ये बुराइयों से भरा हुआ यदि कोई ढांचा है तो ये ढांचा भी डगमगा जाएगा। यानी मैं समाज को सही दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन असल बात यह है कि लोग मेरी बात को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। और यही वजह है कि कुछ बुरे लोग मुझ पर आघात करें, मुझे कोड़ों से मारे, इसलिए इससे मैं बच जाता हूं क्योंकि लोग मेरी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। बिल्कुल समाज सुधारकों से जुड़ी हुई ये बातें हैं। और जो लोग समाज को नहीं बदलना चाहते, जो परंपरागत विचारों के हैं, जो बुराइयों के पक्षधर हैं, वे लोग जो है वो क्या नहीं कर पाते, वो भी उन्होंने आगे बताया है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। यानी जो समाज के बुरे लोग हैं, वे लोग यदि मुझ पर हंसे नहीं, यानी वो मुझे, मेरे विचारों को अपने जहन में नहीं उतारना चाहते, इसीलिए हंसकर मजाक उड़ा करके जो है वह मेरी बात को टाल देते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि बर्नार्ड शॉ कहता है कि जिस अच्छे विचारों को, जिन नैतिक विचारों को, जिन सही दिशा के विचारों को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, समाज के परंपरा प्रिय, रूढ़ि प्रिय लोग जो है वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे उनके लिए सहनीय नहीं है, माने असहनीय नहीं है। मैं तो समाज को अच्छी दिशा में मोड़ना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे दिल्लगी का विषय समझकर मुझे नजरअंदाज कर देते हैं और मेरी मानसिकता, मेरी नैतिकता उनके बर्दाश्त से बाहर की बात है, क्योंकि वे लोग जो है वह सही दिशा में समाज का परिवर्तन चाहते ही नहीं है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यानी यहाँ ये बताया गया है कि बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि एक तरफ तो ये लोग ऐसे हैं कि जो मेरे अच्छे विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सही विचारों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कि वह उनके बर्दाश्त के बाहर होती है, असहनीय होती है, या तो वह मुझे जो है वह भला बुरा कह करके, कोस करके जो है वह मेरी बातों को
नजरअंदाज कर देता है या कान पर उंगली रख लेते हैं। कान पर उंगली रखना मुहावरा है जिसका अर्थ है नजरअंदाज कर देना। या तो वे मुझे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कि वह मुझ पर हंसते हैं। लेखक प्रभाकर जी कहते हैं कि सच्चाई यह है कि बर्नार्ड शॉ के इस कथन में अहंकार की धार है, यानी वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बर्नार्ड शॉ ने दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य कहा है कि तमाम समाज सुधारकों के साथ समाज यही करता आया है, उनको नजरअंदाज कर देता है, उनका मजाक उड़ा देता है। समाज के परिवर्तन की अच्छी दिशा के बारे में अगर वो कुछ बात कर रहे हैं तो उनको कोसा जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। तो ये जो सब कुछ बातें हैं वह एक हकीकत भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो बर्नार्ड शॉ के इन पैराग्राफ में या इन विचारों में भरी पड़ी है। ये जो पैराग्राफ दिया गया है प्रभाकर जी ने, वह इसलिए कि सामान्य स्तर पर परंपरा प्रिय लोग समाज सुधारकों के साथ कैसा सलूक करते हैं, इस तरह की बात यहाँ रखी गई है। इससे आगे, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। संसार में बहुत सी बुराइयां हैं, हम जानते हैं कि संसार में यहाँ पाप है, जिंदगी में जीवन में दोष है, व्यवस्था माने सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं किसी पर अन्याय हो रहा है, रोजाना के लोक व्यवहार में किसी पर जो है वह अत्याचार भी होता हम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि समाज जो है वह शोषक और शोषित, पीड़ित और पीड़क, पीड़ित माने जो जिस पर अन्याय हो रहा है, जो बुराइयां बर्दाश्त कर रहा है वो, और पीड़क माने जो अन्याय कर रहा है, जो शोषक है, इन वर्गों में बटा हुआ है। समाज में ढेर सारे सुधारक आते हैं, वह अपने तरीके से काम करते हैं, समाज की बुराइयों पर वह चोट करते हैं, आघात करते हैं, अपने जीवन में किसी अच्छे कार्य के लिए उसको समर्पित कर देते हैं। पर हमें पल भर के लिए लगता है कि समाज से बुराइयां चली जा रही है, किसी अच्छे आदमी के काम के बदौलत जो है वह जीवन स्तर बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि समाज सुधारकों के चले जाने के बावजूद झट से वह विडंबनाएं फिर समाज में सक्रिय हो जाती है, फिर से अन्याय, अत्याचार, व्यवस्था में दोष और पाप, भ्रष्टाचार फैलता जाता है, और फिर वह उसी तरह से समाज आगे सरकता है। तो मतलब यह है कि समूल तरीके से ऐसी कौन सी बात है जो समाज से बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती, और तो वो बात यह है कि समाज असल में सुधारकों को सीरियसली लेता ही नहीं है। दूसरी तरफ पापी लोग उन समाज सुधारकों के विचारों को समाज से निकाल बाहर करने के लिए सतत प्रयासरत होते हैं, और यही वजह है कि ये जो समाज है वह परिवर्तित नहीं हुआ है, बदला नहीं है, या फिर कि कुछ समय के लिए बदल जाता है, परंतु समाज से गलत बातें हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। अच्छे समाज सुधारकों के लिए यह बहुत बुरी बात है कि उनके चले जाने के बावजूद झट से समाज अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाता है। इससे आगे, आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है, इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल सकती है और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते।
यानी प्रभाकर जी कहते हैं कि समाज सुधारक अपने जीवन में अपना योगदान दे तो देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि उनके संसार से चले जाने के बावजूद, या फिर कि इतने सदियों से इतने महान पुरुष, तीर्थकार, सुधारक, अवतार, संत, पैगंबर, बहुत से जाति, धर्म और मजहब से और बहुत से सामाजिक समुदायों से उभर करके महान लोगों ने, सुधारकों ने समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये बुराइयां, ये अव्यवस्था, ये भ्रष्टाचार ये समाज में बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्यों वे समूल इसको बदल नहीं पाए? या फिर कि पापों के पास या बुराइयों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतने सारे समाज सुधारकों के प्रयासों को जो है वह मिटा देती है, समाज सुधारकों के आक्रमणों को झेल सकती है और फिर से उन बुराइयों को उनके चले जाने के बावजूद समाज में बरकरार करती है? ऐसी पाप के पास होने वाली कौन सी शक्ति है, उसको लेकर के यहाँ बात की गई है। इससे आगे का हिस्सा जो है वो अगली तासिका में देख रहे हैं।